नमस्कार दोस्तों, रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं आज की कहानी बनारसी साड़ी। जीवन भर शशि को ये बात खटकती रही कि जिस बनारसी साड़ी को उसकी भाभी ने पूरे जतन से खरीदा था वो उसे ताउम्र नहीं पहन पाई। आखिर क्यों? आज सुबह सुबह ही प्रशांत भैया का फ़ोन आया। छुटकी, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, राधा नहीं रही। अभी कुछ देर पहले ही वह हमें छोड़ गई है। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी ना कभी ये दुखद समाचार भैया मुझे देने ही वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को थोड़े दिनों की और मोहलत मिल जाए, पर ऐसा ना हुआ। भला 40 की उम्र भी कोई उम्र होती है? मैंने आह भर कर सोचा, भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोच कलेजा मुंह को आने लगा, कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटे बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने ये साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से कभी बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है और फिर 2 ही दिन की बात है, बच्चों को माँ देख लेगी। छोटी थी मैं, मचल कर कह उठी, भैया मैं भी चलूंगी। ठीक है, तू भी चल। हम तीनों खूब घूमे फिरे, फिर एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। भैया बोले, बनारस आओ और बनारसी साड़ी ना खरीदो, ये तो हो ही नहीं सकता। भाभी ने काफी साड़ियां देख डाली, फिर उन्हें एक गुलाबी रंग की साड़ी पर नजर गई तो उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी पड़े सरका दी। क्यों, क्या हुआ? ये साड़ी तुम्हें पसंद है ना, तो ले लो। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं, ये बहुत महंगी है। अरे तुम्हें दाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने फौरन वो साड़ी बंधवाई और हम दुकान से बाहर निकले। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं। अरे शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं है, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद देते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने माँ से शिकायत जड़ दी और माँ को बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे इस प्रशांत के लिए क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए। अरे साथ में बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए एक साड़ी खरीद लेता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? इस बेचारी का पिता जिंदा होता, ये तेरा मुंह क्यों झोती? माँ, इसके लिए भी खरीद देता, पर अभी 14 साल की ही तो है, इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी है। हाँ तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूकने को हरदम तैयार, हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करता है। भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकती झकती रही। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी ये साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, ये रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती, अब क्यों ये ढोंग कर रही हो? तुम्हारी साड़ी तुम्हें मुबारक। और फिर वे रोने लगी। प्रशांत के बापू जीवित थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना, वे रानी की तरह रखते थे मुझे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखोगी वैसे रह लेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर जमीन पर पड़ी रही, फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। मुझे याद है
कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी। घर भर को निमंत्रित किया गया था। अरे वो बनारसी पाड़ी पहनो ना, खरीदने के बाद से तुमने एक बार भी नहीं पहना उसे। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नजर ही नहीं टिक रही थी। बहुत सुंदर दिख रही थी। भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो चलो सब जन गाड़ी में बैठो। माँ की नजर भैया पर पड़ी तो वो बोल पड़ी, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है, खाक ठीक है, कमीज की बाह तो फटी हुई है। अरे कुछ नहीं, जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यही फटी कमीज पहन तुम शादी में जाओगे? जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। ठीक है माँ, मैं अभी कमीज बदल कर आता हूँ। लाइए, मैं 1 मिनट में कमीज सी देती हूँ, भाभी बोली। थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने साड़ी बदलकर एक सादी फूलदार रेशमी साड़ी पहन ली थी। ये क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी फब रही थी साड़ी, बदलने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, अब मुझे लगा साड़ी थोड़ी भड़कीली है, अब दुल्हन से ज्यादा मैं बन संवर कर जाऊं ये कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद भाभी ने वो साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तय करके रख देती थी। वे जानती थी, मैं जानती थी भाभी को माँ की बात लग गई है। माँ असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थी और भाभी के प्रति तो वे अत्यंत असहिष्णु थी। मैं भी इधर उधर से कुछ ढूंढ ढांड कर यदा कदा माँ से चुगली जड़कर कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि मुझे पिता की कमी महसूस ना हो और उन पर आश्रित होने की वजह से मुझ में हीन भाव ना पनपे। इधर माँ भी पल पल उन्हें कोंचती रहती कि प्रशांत, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है। तू ही सबका करता धरता है, तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या ये काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना बहुत कठिन है। भैया प्रशासनिक अधिकारी थे। आय अधिक ना थी पर शहर में दबदबा था। पर महीना खत्म होते होते पैसे चुक जाते और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ती। मुझे याद है, एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया, इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएं और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। पर माँ बोल पड़ी, लेकिन छुटकी के लिए एक साड़ी जरूर ले लेना। अब तो वो साड़ी पहनने लगी है, उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े ना मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर में रहने वाली है, पराया धन, बेटी की जात। ठीक है, भैया ने सर हिलाया। मैं नए कपड़े पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सब ने पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। जहां तक मुझे याद है, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब घर में किसी बात को लेकर खटपट ना हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाते तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते वे कहती, प्रशांत बेटा घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीबी को जो करना है करते रहना, चाहे अभिसार करना चाहे रास रचना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कभी भाभी को सचते संवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू सारा समय श्रृंगार में लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते देखकर मुंह बिचकाती और कहती, 3 बच्चों की माँ हो गई है पर इनका अभी भी साज श्रृंगार। इधर भैया भाभी को सचते संवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात माँ को अकड़ती थी। उन्हें लगता था भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते, जबकि
भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें चाहते थे। मैंने कभी किसी बात पर उन दोनों को झगड़ते नहीं देखा। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी है। इतनी सहनशील थी वे कि माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। वे जब भी कभी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली ना समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए पकवान बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता। ओह, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है, चलो भाइयों के सहारे सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते क्यों आते हैं? इनको सोचता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट ले चले? बाल बच्चों वाला घर है ना ये भी। माँ जी अभी पढ़ रहे हैं दोनों, इनके पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदें? अरे इतने भी गए गुजरे नहीं है कि 2-4 रुपए की मिठाई ना खरीद सकें। आखिर कंगलों के घर से है ना, कहाँ से आएंगे ये सब तौर तरीके? भाभी को ये बात चुभ गई। वे चुपचाप 2 आंसू बहा दी। कुछ वर्ष बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वो बनारसी साड़ी मेरे बक्से में रखते हुए कहा, छुटकी, ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। पर भाभी, ये तो आपको बहुत प्रिय है। हाँ, पर अब इसको पहनने का अवसर ही कहाँ मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ भाभी, मैंने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां इस संसार में कम होती हैं। इतनी सहिष्णु, इतनी उदार, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, कुछ चाहा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए खटती रही, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा लिए। मगर मैं बस मन ही मन ये सब कह सकी। मुझे उनकी महानता का एहसास तब होता था जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नजरअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 2 ननदें, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह मैं और मेरे पति भी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब मैं बन-ठन कर तैयार होती तो मेरी नजर अपनी ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही पड़ी रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती रहती। वो मुझसे 1000 सवाल करती। कौन सी साड़ी पहन रही हो? कौन सी लिपस्टिक लगाओगी? मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या? बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसा कर कहती, सीमा को भी साथ ले चलते हैं, बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती और घर में बैठी बोर होती रहती है। ये मैं बेमन से कहते, अच्छी बात है, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी सास के कानों में ये बात पड़ती तो बीच में ही टोक देती, सीमा नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ, उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसे ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। सीमा भुनभुनाती, मुंह फुलाती, अपनी मां से हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई नहीं टाल सकता था। मैं मन ही मन जानती थी कि मेरी सास जानबूझकर सीमा को हमारे साथ नहीं भेजती ताकि हम समय बिताने जा सके। मैं मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार मेरे भैया मुझसे मिलने आए थे। माँ ने अपने सामर्थ्य भर की सौगातें भेजी। मेरी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया और फिर मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, तुम अपनी निगरानी का खाना बनवाओ और उनके पसंद की चीजें बनवा कर खिलाओ। मेरा मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति मेरा मन आदर से झुक गया। कितना फर्क था मेरी माँ और मेरी सास के बर्ताव में। मैंने सोचा, मुझे याद है जब भी मेरी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो मेरी माँ की भ्रुकुटी तन जाती। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती,
ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का भान हो जाए। मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख चुटकी, तेरा दूल्हा बड़ा सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताए देती हूँ, तू हमेशा बन ठन कर रहना, तभी उसका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया, लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वो बात और है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़ी है, बाल बच्चों वाली है। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्योहार आता तो मेरी सास आग्रह कर मुझे नई साड़ी पहनाती, अपने गहनों से सजाती और सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने भाभी को तिल तिल कर जलाया था, उनकी भावनाओं की अवहेलना करके उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने मेरे भाई की सुख शांति भंग की, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को भी पंगु बना दिया था। मुझे लगता था भाभी अपने प्रति बहुत लापरवाह हो गई हैं, उनमें जीने की इच्छा ही मर गई है। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा तब भी उन्होंने परवाह न की। अपने घर में किसी को नहीं बताया कि उन्हें प्राण घातक बीमारी है। जब तक भैया को खबर लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। मैंने अपने बक्से में से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। ये क्या कर रही है छुटकी? थोड़ी देर में सब राख होने वाला है। होने दो, मैंने रुक्षता से कहा। मुझे भाभी की वो छवि याद आ गई जब वे वधू बन के घर के द्वार खड़ी थी। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह चमक रही थी। उनके होठों पर एक सहज सी मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजार सपने थे। भाभी की आरती उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर विलाप कर रही थी। भैया एकदम काठ हो गए थे। उनके दोनों बेटे रो रहे थे, पर छोटी बेटी नेहा, जो अभी 4 साल की थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग पढ़ने चले जाएंगे, पर यह नन्ही सी जान है जिसे देखने वाला कोई नहीं। तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी और जब कहोगे भैया वापस लौटा दूंगी। अरे ये क्या कर रही है? मां फुसफुसाई। तू क्यों जंजाल मोल ले रही है? तुझे नाक परेशानी होगी। नहीं मां, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मगर अगर ये बच्ची यहां रही तो तुम उसे संभाल ना सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी ना। तो अपनी भतीजी को गोद लिए पहुंचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूं मां, वे मेरे निर्णय की प्रशंसा करेंगी, मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी आसमान से मुझे देख रही हैं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही। भाभी, मैंने मन ही मन कहा, तुम्हारी थाती लिए जा रही हूं भाभी। मुझे पक्का विश्वास है इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी यादें ताजा कर लिया करूंगी और शायद कुछ प्रायश्चित कर लूंगी अपनी अनजाने में हुई हरकतों का। बस इतना सा ही था आज का ये किस्सा।